हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो मैंने आपको जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे पढ़ाया था, उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, ये एक तो आपके पूरे उस टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे, प्लस ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आप अगर मेरे लेक्चर देखा है और एमसीक्यूज मेरे देख लेते हो, देन आपका ये पॉलिटी का जितना भी सिलेबस है ये अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है जो लेवल लो से लेके हाई तक सारे बीच में होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, मतलब जिसको हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट है, क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, या आयरिश, या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो वैसे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था यही काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, देन इसके बाद इसका ख़त्म किया गया था, इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। अदरवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ से ली थी, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट वाज द बेसिक फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ इंडिया के लिए जो बेसिक था, बेसिक वो क्या था, किसके अकॉर्डिंग, मीन्स कि एक क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इस प्लान के तहत ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, और मैंने ये आपको बेसिक में सब कुछ पढ़ाया जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश इन जुलाई 1946। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन नहीं था, ये आपको बताना है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? बिल्कुल, ये तो चेयरमैन थे उनके। के एम मुंशी थे? बिल्कुल थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे? स्टिल इसके बारे में तो पढ़ा नहीं है। अब्दुल कलाम थे? बिल्कुल थे। इसका मतलब आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके एडवाइज़र कौन थे? तो ये मैंने आपको बताया था, डेट इज़ वी एन राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज लोकसभा। जो इंडिया का इंडिपेंडेंट लोकसभा के, ठीक है, जो लोकसभा बनी थी उनका सबसे पहले स्पीकर कौन थे, ये आपको आंसर बताना है। तो ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, डेट इज कॉल्ड जीबी महाबलंकर। ठीक है, जीबी महाबलंकर इसका आंसर होगा। तो ये आपके बेसिक जो आपने पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी, बहुत सारी बातें पढ़ाई थी, लेकिन ये सारा रिवीजन है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यूज नहीं लगाए तो वो टॉपिक आपका क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि आप वहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। हु वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहला डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये बात जरूरी नहीं होती कि आपका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, ठीक है, सॉरी वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। अभी तक कितने बन चुके हैं? टोटल 7। और लास्ट कौन था? आपके लाल कृष्ण आडवाणी थे, जब आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, तो इसको चाहे तो सरकार बना सकती है, चाहे तो नहीं बना सकती। तो लास्ट कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें ही बच्चे गलती करते हैं। देखो, सिलेक्शन आपकी डिपेंड इस पे नहीं करती कि आप ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि आप बेसिक क्वेश्चन सही बना के आ रहे हो और अच्छे क्वेश्चन में थोड़ी सी कमांड है। बस बेसिक क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो सिलेक्शन वहीं से आपका आउट हो जाता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। कब हुआ था ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसको पहला क्या बनाया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। तो कैसे बने थे ये, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि जब हमारा सभा नहीं थी, लोकसभा राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट नहीं थी, तब सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कर रही थी। आपको पता होना चाहिए कि 1952 में पहले लोकसभा और राज्यसभा बनी, और 1951 से लेकर 1952 तक क्या हुए, आपके फर्स्ट इलेक्शन हुए थे जो लोगों ने वोट किए थे, ठीक है। पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब कुछ कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो इसमें से कौन है जो आपके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के, तो इसका आंसर बहुत आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया ना, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम कब गाया गया और कहाँ गाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं कि 24 था जनवरी 1950, तो ये बेसिकली इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन सबसे पहले गाया कहाँ गया था, ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था सबसे पहले, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा था। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कब केम इनटू फोर्स में आया, कब एक्टिवेट हुआ, तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम 26 जनवरी 1950 में एक्टिवेट हुआ, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वुमेन गवर्नर कौन थी स्टेट की, फ्रीडम ऑफ इंडिया के टाइम पे, जब इंडिया फ्रीडम हो गया था, तो ये आपको सबको पता है, फर्स्ट एंड लास्ट के टॉपिक में आता है। ये थी आपकी मिसिस सरोजनी नायडू, और यूपी की पहली गवर्नर बनी थी। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय, इसको लो बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसको बोला गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी में क्या है, आपकी रिट आती है, रिट होती है, रिट 5 प्रकार की होती हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग यूज़ करता है, और हाई कोर्ट आपका किसके अकॉर्डिंग, 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आप पढ़ोगे जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे। चलिए इंपॉर्टेंट है, रिट आपको समझ आ जाएगी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो चेयरमैन कौन थे, ठीक है, चेयरमैन कौन थे, तो इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे किसका पूछा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन पूछे हैं, तो कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की उसको कब सेटअप किया गया था, मतलब वॉज सेटअप अंडर द, किसके अकॉर्डिंग सेटअप, किसके अंडर सेटअप किया गया था, तो वो आंसर रहेगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें जो कमेटी अलग अलग बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जहाँ भी वर्ड आपको ड्राफ्टिंग कमेटी लिखे तो आपको आंसर चूज करना, वो होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखना इस चीज को, ठीक है। हु इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर है वो किसको बोला जाता है, वो बी आर अम्बेडकर को ही बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले कि किसने प्रियम्बल प्रस्ताव रखा था ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आगे, जो बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके आगे प्रियम्बल का प्रस्ताव किसने रखा था, वो था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मैं आपको प्रियम्बल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आंसर क्या है, 1920 है। इफेक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए, पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो कब थी, 1920 में की थी। बोले कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, ये क्वेश्चन है वो, जिसको 24 जनवरी 1950 आपको आंसर लगाना है, ठीक है।
और इसी दिन आपका नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोले कि पॉलिटिकल लिबर्टी मींस क्या होता है। तो इसका मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब पॉलिटिकल में आज़ादी। तो इसका आंसर भी ये फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, मतलब आदमी जहाँ चाहे वोट डाल सकता है, इसका वोट डालने का अधिकार है, अपनी मर्जी से वो पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे। आपको पता है एक बी आर अम्बेडकर थे और 6 आगे एक्स्ट्रा आदमी थे जिनका मैंने आपको पर्सन का नाम भी बता दिया था कि कौन कौन थे वो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, कृष्ण स्वामी बिल्कुल थे, गोपालचार्य अयंगर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के पर्सन मेंबर नहीं थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेटेड दैट, कौन सी जजमेंट ने ये स्टेट किया, ये बताया कि सेकुलरिज्म और जो फेडरलिज्म है आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स है। तो ये बेसिकली एसआर वो मई केस आया था जिसके अकॉर्डिंग आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि आपके जो सेकुलरिज्म और जो फेडरलिज्म है ये बेसिक क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फीचर को आप चेंज नहीं कर सकते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। आगे देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या शो करती है कंट्री में, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन। तो ये बेसिकली डेमोक्रेटिक शो करती है कि हर एक 18 साल के प्लस आदमी वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ऑटोक्रेसी से क्या समझते हैं, ऑटो मतलब अपने आप, क्रेसी मतलब शासन किसी का भी। तो ऑटोक्रेसी मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे राजा क्या कर रहा है, राज कर रहा है, अकेला बंदा, यहाँ पे रूल बाय द किंग होता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने आपको जो बेसिक पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया उसके रूल, और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म वो कंट्री होगी जो उस कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग गवर्न करेगी कंट्री को, मतलब वो राजा के लिए और उसकी प्रजा के लिए सबके लिए सेम होगा। तो इसका आंसर भी यही होगा था, किंग एक्सरसाइज पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किंग जो पावर यूज करेगा, जो काम करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा। तो ये मैंने आपको बताया था बेसिक में। पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब क्या है, पॉपुलर का मतलब है पीपल। यहाँ पे मैं आपको प्रियम्बल में पढ़ाया था कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि इंडिया में पावर किसकी है, आज़ादी है, वो सोवर्निटी ऑफ द पीपल है, ठीक है। पीपल ही यहाँ पे क्या है, पावर है। द आइडिया ऑफ द पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट अडॉप्टेड फ्रॉम, जो पार्लियामेंट्री का आइडिया था वो कहाँ से बोरो किया था, कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, तो मैं आपको बताता हूँ यूके से, ठीक है, यूनाइटेड ब्रिटेन जिसको बोलते हो, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है ये मुझे बताना है। चलिए, पहला बोल रहा है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिल्कुल सही है, इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे, इनडायरेक्टली चूज किए गए थे। हर 10 लाख पर्सन के ऊपर एक आदमी को चुना गया था, फिर उनके द्वारा आगे इलेक्शन किए गए। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, पहली बात तो सही है। दूसरी बोल रहे कि इट एक्टेड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। तो बिल्कुल सही है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो यही आपको क्या कर रही थी, यही छोटे छोटे कानून बना के यही रूल कर रहे थे, बना रहे थे, ऑर्डिनरी कानून बना रहे थे। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम कर रही थी। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम फॉर इंडिया। बिल्कुल नेशनल फ्लैग और एंथम को अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑल। आगे बढ़ते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्यों। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जिंदा डॉक्यूमेंट, जिसको मतलब इसका ये है कि हम लोग टाइम टू टाइम अमेंडमेंट कर सकते हैं, सोसाइटी अकॉर्डिंग चला रहे हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये है, इट प्रोवाइड्स एनफ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसको झुकाया जा सके, चेंज किया जा सके, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो बिल्कुल सही है,
क्योंकि हम अभी तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर चुके हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है लास्ट अमेंडमेंट कितनी थी और उस अमेंडमेंट में क्या था, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको बीएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं आपका लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।